नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 17 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 21वें शिफ्ट के हिंदी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता होता है कि एक्चुअली हमें सर्च क्या करना है, तो तुरंत आपको उत्तर मिलने की संभावना होती है। साथ ही 2 से 3 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचता है प्रश्न को सॉल्व करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद से पैराग्राफ पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 92 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर भी उपलब्ध ना करा पाने का मुख्य कारण क्या है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 93 नंबर का, विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 95 नंबर का, सबका साथ सबका बढ़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि। इस पर आधारित जो 96 नंबर का प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि साथ साथ कैसा शब्द है। तो साथ साथ में देखिए एक ही शब्द 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, एक ही शब्द 2 बार पुनरावृत्ति है तो ये पुनरुक्त शब्द हो जाएंगे। कैसे शब्द है? पुनरुक्त शब्द। 96 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 97 नंबर का प्रश्न देखिए, बेरोजगार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए मुख्य शब्द इसमें रोजगार है और उसके पहले जो शब्द लगा हुआ है बे जो लगा हुआ है, यही इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, पूछा गया था शांत चित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है से क्या अभिप्राय है। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 98 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी मूल शब्द के अंत में लगता है। तो यहां पर देखिए विकास में कोई भी प्रत्यय नहीं, रक्षा में कोई भी प्रत्यय नहीं, गठन में कोई भी प्रत्यय नहीं, ये सब मूल शब्द हैं। लेकिन आर्थिक की बात करें तो इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए इक लगा हुआ है, अर्थ में इक प्रत्यय लग करके आर्थिक बना हुआ है, तो इसमें ही प्रत्यय है। हमसे पूछा गया था किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 9 प्रश्नों में से बिना पैराग्राफ को पढ़े हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ये फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों पर जाने का। बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता होगी। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, आज विश्व के किसी न किसी हिस्से में अशांति का वातावरण बना हुआ है। कहीं अशांति का कारण बेरोजगारी है तो कहीं साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा, कहीं देश को हड़पने का षड्यंत्र है। परिणाम स्वरूप बहुत से देश अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। कभी उन्हें बाहरी शक्तियों द्वारा फैलाई गई अशांति अपने कदम पीछे खींचने को विवश कर देती है, तो कभी आंतरिक शक्तियां। ऐसे वातावरण में प्रगति के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। विश्व का अधिकांश जनधन विकास की जगह सुरक्षा के संसाधनों पर व्यय हो रहा है। एक हमसे प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का अधिकांश जनधन किस पर व्यय हो रहा है, तो सुरक्षा के संसाधनों पर व्यय हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। कहावत है कि शांत चित्त ही बेहतर विकल्प खोज सकता है। किसी को कोई काम सौंपते समय यही कहा जाता है कि शांति के साथ मनन करोगे तो यह काम तुमसे जरूर सध जाएगा। आगे पढ़िए। विश्व को भी यदि आगे बढ़ना है तो उसे भी नित्य नए उपाय तलाशने होंगे जो दोस्ताना शांतिपूर्ण वातावरण में ही तलाशे जा सकेंगे। जब तक एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे से भय बना रहेगा, तब तक सबका साथ साथ बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य विश्व शांति में ही छुपा है। चारों ओर शांति होगी तभी वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ भी सबको मिल पाएगा। चलिए, इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है, तो डर का माहौल बना हुआ है, यानी अशांत माहौल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए अशांत की बात की गई है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर भी उपलब्ध ना करा पाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया, सुरक्षा के साधनों पर अधिक व्यय हो जा रहा है। उनका ज़्यादा जो जीडीपी का खर्चा है, वो जीडीपी का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो सुरक्षा पर खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने एक तरीके से
जो नागरिक हैं उनके जीवन यापन का भी बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। अगला प्रश्न 93 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देखिए, विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? तो विश्व में शांति की स्थापना ये आवश्यक है पैराग्राफ के अनुसार। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है? तो इसका उत्तर भी आप ऑप्शन नंबर 3 में देख पा रहे होंगे, पैराग्राफ के अनुसार दिया गया था, जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण होगा तभी वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी लाभ संभव हो पाएगा। ठीक है, इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 95 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था सबका साथ सबका बढ़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बना हुआ है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया है, साथ साथ ऑप्शन नंबर 1 पुनरुक्त शब्द था। 97 नंबर बेरोजगार शब्द में हमसे उपसर्ग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 बे इसका बिल्कुल सटीक जवाब था। 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, शांतचित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है, से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, शांत भाव से सोचे गए विचार व कार्य श्रेष्ठतम परिणाम देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पैराग्राफ के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, देखिए निम्नलिखित में से कौन किस शब्द में प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी पहले प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद से कविता पढ़ करके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो इस पर आधारित पूछा गया था, घर के सामने जमीन क्यों खोदी जा रही थी? 101 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कि देखिए कविता में कौन सा बिंब नहीं है। अगला प्रश्न है, कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए क्यों उतरता था? अगला प्रश्न है, कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, मरधिल्ला का क्या अर्थ है? और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कौवे और कुत्ते के झगड़े के बीच हो रही थी? ठीक है, चलिए अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें कविता को पढ़ना होगा। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, अप्रैल की एक सुबह थी, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रहा था धूप, करीब आ रहा था कौवों के प्रजनन का समय। आगे पढ़िए। घोंसले के लिए यहाँ वहाँ चीजें बटोरते जगह जगह नजर आते थे कौवे, घर के सामने ही खुली जगह में बनने वाला था कोई मकान। एक हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि घर के सामने क्यों खोदी जा रही थी, तो आगे पढ़िए, नींव खोदी जा रही थी जमीन, यानी कि क्यों खोदी जा रही थी जमीन? क्योंकि मकान बनना था। आगे पढ़िए, वहीं किनारे से लगा दिया गया था बल्लियों का ऊंचा ढेर, बगल ही डाल दिया था मजदूरों ने अपना झोपड़ा। आगे पढ़िए, उसी थोड़ी सी जगह में खेलते रहते थे मजदूरों के बच्चे, सुबह शाम मंडराता रहता था एक मर्दिल्ला सा कुत्ता। मर्दिल्ला का हमारा अर्थ पूछा गया था, मर्दिल्ला सा कुत्ता यानी कि दुबला पत्ता कुत्ता के सेंस में आया हुआ है। आगे पढ़िए, कौवा जैसे ही उतरता था मैदान में लेने को कोई तिनका, रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा भौंकते हुए झपटता था कुत्ता उस पर, थकाते रहते थे दोनों एक दूसरे को, देर तक कौवा उड़ता और बैठ जाता बल्लियों पर जाकर के। ये पूरा कविता हो गया था। अब चलिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, पूछा गया था घर के सामने जमीन क्यों खोदी जा रही थी? तो ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है कोई मकान बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए 101 नंबर का, कविता में कौन सा बिंब नहीं है? तो किसका चर्चा कविता में नहीं किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप स्क्रीन पर देखिए बनता हुआ मकान, इसका भी चर्चा किया गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। बल्लियों के ढेर की भी बात की गई है, खेलते हुए बच्चों की भी बात की गई है, लेकिन अंडे सेते हुए कौवे की बात नहीं की गई है, तो यही बिंब इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए क्यों उतरता था? क्यों उतरता था? क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाना था। ठीक है, तो उसे अपना घोंसला बनाना था। 102 का ऑप्शन नंबर 4 देखिए, घोंसला बनाने के लिए विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 103 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? तो क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि कौवा उड़ करके बल्लियों पर बैठ जाता था। विकल्प नंबर 3 कविता के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मर्दिल्ला का क्या अर्थ है? तो दुबला पतला। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 105 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कौवे और कुत्ते के झगड़े के बीच हो रही थी? तो छकाने का, यानी एक दूसरे को वो थका दे रहे थे। बार बार कौवा उतर रहा था तो उसको कुत्ते भौंक करके डरा करके ऊपर चले जाते थे, फिर कौवा आता था नीचे लेने, कुत्ते फिर भौंकने लगते थे, तो दोनों एक दूसरे को छका रहे थे, उस सेंस में आया हुआ है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ये सही तरीका है पैराग्राफ और कविता के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्पादक शब्दावली है। देखिए भाषा के 4 कौशल मैं आपको बता चुका हूं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से 2 प्रोडक्टिव स्किल है, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल के दौरान जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो प्रोडक्टिव शब्दावली हो जाएगा, यानी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, यानी कि उत्पादक शब्दावली हो जाएगा। और रिसिप्टिव स्किल के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे उसे रिसिप्टिव वोकैबुलरी या फिर
ग्राह्य शब्दावली कहा जाता है। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बोल रहा हूं तो बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी उत्पादन कर रहा हूं शब्दों का, तो बोलना। और जब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जब मैं लिख रहा हूं तो लिखते समय भी मैं शब्दों को यहां पर प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बोलना और लिखना कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव स्किल है, और इस स्किल से जुड़े जो शब्द होंगे उसे हम लोग प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहेंगे या फिर उत्पादक शब्दावली कहेंगे। तो बोलने के दौरान और लिखने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही उत्पादक शब्दावली कहेंगे, ठीक है। और सुनने के दौरान और पढ़ने के दौरान जो कुछ भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग ग्राह्य शब्दावली कहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहते हैं, कहा जा रहा है कि वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं उनका प्रयोग करते हैं, ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, वे शब्द जिन्हें हम दूसरों से सुनकर प्रयोग करते हैं, तो ये भी निगेटिव हो गया। वे शब्द जिन्हें हम पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, ये भी निगेटिव हो गया। वे शब्द जिन्हें हम बोलते हैं और लिखने में प्रयोग करते हैं, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो भाषा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में जो 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट चलता था, जिसके अनुसार पहला बच्चे को उसकी मदर टंग और दूसरा टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश पढ़ाया जाता था, यानी पहला मदर टंग फिक्स होता था और दूसरे टारगेट लैंग्वेज में उसको इंग्लिश पढ़ाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है और अब तीसरे लैंग्वेज में प्लस एक लैंग्वेज और जुड़ गया। वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? हमारी फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर के 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट बोला जाता है, यानी त्रिभाषा सूत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप तीसरे विकल्प को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, ये एनसीएफ की पैरवी करता है, एनसीएफ 2005 इसकी पैरवी करता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे भाषा नीति के बारे में पूछा गया है और भाषा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 त्रिभाषा सूत्र बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है? अभ्यास करना यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ड्रिल करने की बात की जा रही है। ड्रिल क्या होता है? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। तो इसे हम लोग श्रव्य भाषावाद कहते हैं। श्रव्य भाषावाद यानी कि आप टेप रिकॉर्डर में कोई एक स्ट्रक्चर को बार बार सुन रहे हैं, उसी को बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बार बार रिपीट करके अभ्यास कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य भाषावाद इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सहारा देना, सहारे की बात कौन करता है? लेव वाइगोत्स्की करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण टर्म दिया था, पहला जेडपीडी और दूसरा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में शुरुआती मदद दी जाती है और जेडपीडी में जब बच्चा किसी समस्या में फंस जाता है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ी सी मदद दी जाती है, एक्सटर्नल हेल्प दी जाती है, ठीक है। तो सहारे की बात कौन करता है? लेव वाइगोत्स्की करते हैं। और लेव वाइगोत्स्की किससे जुड़े हुए थे? संरचनावाद से जुड़े हुए थे। उनका महत्वपूर्ण टर्म क्या था? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर केवल ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अंतरक्रिया व्याकरणिक दक्षता और भाषा अधिगम के विकास को बढ़ावा देती है। अंतरक्रिया यानी अंतर्दृष्टि की बात की जा रही है, आंतरिक समझ की बात की जा रही है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये संरचनावाद की बात नहीं कर रहा है। तीसरा देखिए, भाषा अधिगम के लिए अधिगम शब्दावली आवश्यक है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे बेसिकली हेल्प के बारे में पूछा गया है। हेल्प संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। लेव वाइगोत्स्की का जो टर्म विकल्प में दिखेगा वही हमारा उत्तर होगा। पहला देखिए, एक समान कौशल को विविध तरीकों के माध्यम से अनेक बार सिखाया जा सकता है। तो ये अनेक बार यानी एक ही चीज को रिपीट करने की बात की जाती है, जो कि व्यवहारवाद में होता था, क्योंकि वहां पर जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था तो उसी अनुक्रिया को बार बार वो दोहराने की बात करते थे। वहीं यहां पर कहा जा रहा है। तो ये व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न हमसे हेल्प की बात की पूछी गई है और हेल्प हमारा संरचनावाद के लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया किसका टर्म है? ये लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। उनके सिद्धांत में ये आता है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इससे आपको हिंट मिल गया कि ये लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है। आगे पढ़िए, अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जब हम लोग सीटेट के अपर प्राइमरी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा सतर्कता बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना आसान हमको प्रश्न लगते हैं देखने में, उतने आसान होते नहीं है। अगला प्रश्न इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा जा रहा है? एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने और लिखने में की गई सभी सामान्य त्रुटियों
को संकलित करती है। बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। वह क्या करती है? ध्यान से समझिएगा। एक टीचर है जो कि कक्षा में जो बच्चे बोल रहे थे और जो लिखने में गलती किए गए थे बच्चों के द्वारा, उनको इकट्ठा करती है और बाद में कक्षा में उन्हीं सभी गलतियों के बारे में चर्चा करती है। तो ये क्या है? तो आपको देखते ही तुरंत आपको लगेगा कि ये उपचारात्मक शिक्षण है। क्यों? क्योंकि गलतियों पर चर्चा करना उपचारात्मक शिक्षण होता है, आपको लग रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये उत्तर गलत है। उपचारात्मक शिक्षण इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है बच्चे को? जब बच्चे की समस्याओं को जानने के लिए उनका एक परीक्षण किया जाता है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की हेल्प की जाती है कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ा करके। यहाँ पर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूँ। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? बच्चे को कॉन्सेप्ट फिर से बताया जाता है। कॉन्सेप्ट फिर से बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने की कहीं बात ही नहीं की गई है, सिर्फ त्रुटियों पर चर्चा की गई है। यानी बच्चों को बताया जा रहा है कि आपने ये गलती की थी, कि सिर्फ त्रुटियों को इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं बताया गया। जब तक कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं बताया जाएगा तब तक वो उपचारात्मक शिक्षण की श्रेणी में आएगा ही नहीं। ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए, सभी त्रुटियों पर चर्चा करना, यानी बच्चों को फीडबैक दिया जा रहा है कि हाँ आपने ये गलती की थी। फीडबैक को हिंदी में प्रतिपुष्टि बोलते हैं। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषाओं के सीखने सिखाने में इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग नियत कार्य देना कहते हैं। यानी कि पर्टिकुलर किसी एक टारगेट को डिसाइड कर दिया गया है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। अब उस टारगेट को अचीव करना, हम लोग बच्चों को एक स्पेसिफिक टास्क दे रहे हैं, एक नियत टास्क दे रहे हैं, उसी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 स्पेसिफिक टास्क या फिर नियत कार्य देना बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है, उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती हैं। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है तब उनकी मदद कर रही हैं। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। इसे क्या कह सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। जब उनको आवश्यकता हो रही है तब टीचर के द्वारा मदद किया जा रहा है। ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? ये जेडपीडी की तरफ इशारा किया जा रहा है। जेडपीडी में होता क्या था कि बच्चा अपने प्रयास के माध्यम से मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा और प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर जाकर के होगा, तो अगर बच्चा यहाँ उलझ चुका है और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको बाहर से एक हेल्प दी जाती थी और उस हेल्प की वजह से बच्चा इस पूरे सफ़र को तय करके लक्ष्य को प्राप्त करता था। यानी कि बच्चा अपने खुद के प्रयास से जहां तक पहुंचा और बाहरी हेल्प की वजह से जहां तक पहुंच सकता है, उसके बीच के क्षेत्र को ही जेडपीडी बोला जाता था। यानी कि ये कैसे संभव हुआ? ये बाहर के सहायता से संभव हुआ है। ये बाहर की सहायता से संभव हुआ है। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे हम लोग सहायता करना कह सकते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्थ के लिए अनुमान क्या है? अर्थ के लिए अनुमान क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, किसी एक लेख को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, उस पूरे संदर्भ में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या अर्थ हो सकता है, उसका हम लोग अनुमान लगा रहे होते हैं। इसी को बोलते हैं अर्थ के लिए अनुमान लगाना। और ये होता क्या है? तो देखिए, क्या अंतर्निहित है और क्या समझा गया, इसे समझना। यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी उसमें क्या अंतर्निहित है, उसका अर्थ क्या है उसका, और पूरे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में हमने उसका अर्थ क्या निकाला, क्या समझा हमने उसका अर्थ, इसे समझना ही अर्थ के लिए अनुमान कहते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? ध्यान से समझिएगा। निगेटिव सेंस में यह प्रश्न पूछा गया तो हमारा उत्तर भी निगेटिव वाला ही होगा। पहला दिया गया, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ ग्रहण करने से। पठन का मतलब क्या होता है? पठन का मतलब होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। यानी सीधे तौर पर हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी संदर्भ में अगर लेख पढ़ रहे हैं तो उसमें किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है तो हम लोग उसको अनुमान ही तो लगा रहे होते हैं, यानी कि अर्थ ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। और पठन का मतलब भी होता है अर्थ ग्रहण करना। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, विशेष सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बच्चे को कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब सिखाया जाता है या फिर बच्चा अगर पढ़ भी रहा है तो वो अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ करके आगे
की ओर देख रहा होता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, भाषिक सामग्री और शब्दों के अर्थ गढ़ना, तो ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अर्थ गढ़ना यानी पढ़ करके अर्थ समझने के सेंस में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव था। एक ही विकल्प बचा, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। देखिए यहां पर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही सिर्फ ये जितने भी वर्ड होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अब आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ आ गया तो ये हमारा निगेटिव ही होगा और यही हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है। सामना शब्द वो पहचान गई है पढ़ करके। देखिए यहां पर क्या बोला गया, विषय सामग्री में यानी पढ़ करके या फिर किसी से सुन करके। क्यों? क्योंकि वार्तालाप की बात की गई थी, या तो उसने कहीं पढ़ा है या तो कहीं किसी से सुना है। सामना शब्द को वो पहचान गई है किंतु स्वयं के उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है, यानी कि वो लिख भी नहीं पाती है सामना को और एक तरीके से बोल भी नहीं पाती है, उसका यूज नहीं कर पाती है इस शब्द का। अब हमसे पूछा जा रहा है आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे। तो यहां पर देखिए, उसने वार्तालाप में या तो सुना होगा, ध्यान से समझिएगा, वार्तालाप में या तो सुना होगा और या तो विषय सामग्री में पढ़ा होगा। तो सुनना और जो पढ़ना होता है, सुनना और जो पढ़ना होता है वो क्या होता है, वो हमारा रिसेप्टिव स्किल है। और रिसेप्टिव स्किल में जो शब्दावलियों का प्रयोग होता है वो निष्क्रिय होता है। क्यों? क्योंकि सक्रिय शब्दावली उसे बोलते हैं जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस शब्दों को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के तौर पर बना रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नीरज लिख रहा हूँ तो मैं इस शब्द को बना रहा हूँ लिख करके। अगर मैं बोल रहा हूं नीरज तो मैं इस शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन आप अपने मोबाइल में मेरे शब्दों को सुन रहे हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं, उस दौरान आप निष्क्रिय हैं। जब आप अपने स्क्रीन पर इस नीरज शब्द को पढ़ रहे हैं तो उस समय आप निष्क्रिय हैं, किसी शब्द को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। ध्यान से समझ लीजिए, जब प्रोड्यूस करने की बात आएगी तो वो सक्रिय से जुड़ेगा और जब केवल रिसीव करने की बात आएगी तो वो निष्क्रिय शब्दावली होती है। तो यहां पर प्रश्न में हमसे यही बोला गया है कि वो उस शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रही है, या तो बोलने में या तो लिखने में प्रयोग ही नहीं कर पा रही है, ये वो केवल पढ़ पा रही है या फिर एक तरीके से सुन पा रही है। तो इसे हम लोग निष्क्रिय शब्दावली कहते हैं क्योंकि ये रिसेप्टिव स्किल से जुड़ा हुआ है और रिसेप्टिव स्किल के दौरान बच्चा निष्क्रिय होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कौन सी गतिविधि है, जल्दी से देख लेते हैं। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है और उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास करिए। ध्यान से समझिएगा, समूह में बातचीत की जा रही है किस टॉपिक पर, दिन प्रतिदिन के विषय पर। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि जो अनौपचारिक तरीके से बच्चे बातचीत कर सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि बातचीत में कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो कि बच्चा अनौपचारिक तरीके से अपने घर में बोलने में यूज कर रहा होगा, वो भी निश्चित तौर पर वो बोलने में यूज कर सकता है और इसे ही हम लोग BICS बोलते हैं, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। CALP का प्रयोग तब होता है जब हम लोग औपचारिक भाषा की बात कर रहे होते हैं या फिर किताबों की जो भाषा होती है, न्यूज़पेपर की जो भाषा होती है, वो बिल्कुल औपचारिक होती है, उसमें किसी भी अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किताब की भाषा हो गई या फिर ऑफिस की भाषा हो गई या फिर न्यूज़पेपर की भाषा हो गई, ये सब CLP के अंतर्गत आएगा। और जो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की बात कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन के विषय पर बात कर रहे हैं, तो अनौपचारिक शब्दों का भी प्रयोग कर रहे होंगे, इसलिए इसे BICS बोला जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग और सुधार के लिए किए गए आकलन क्या है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चों का मॉनिटर किया गया है और सुधार के लिए आकलन किया गया है, तो ये क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन यानी कि यहां पर बच्चा खुद से स्व आकलन करता है तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। यानी बच्चा अधिगम कर रहा है, उसी दौरान उसका आकलन किया जाएगा। जैसे कि NCERT के बुक में आपने देखा होगा कि यहां पर कुछ चैप्टर्स में इस प्रकार से लिखे गए रहते हैं और बीच में ही आपको बॉक्स में कुछ प्रश्न दिए गए रहते हैं। वो इसलिए दिया गया रहता है कि आपने जो ऊपर 1-2 पैराग्राफ पढ़ लिया, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद से क्या आप इसका अर्थ ग्रहण कर पाए हैं। एज ए इंडिविजुअल हम जब इस NCERT के बुक को पढ़ रहे हैं तो इस बुक को पढ़ने के दौरान ही इस बॉक्स में दिए गए प्रश्नों का अगर हम लोग उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमने ऊपर वाले लेख को समझ लिया है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं यानी कि हमने अभी तक ऊपर वाले लेख को नहीं समझा है, यानी कि हम अपना पढ़ने के दौरान ही मूल्यांकन कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहां पर छात्र मूल्यांकन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए मॉनिटरिंग और सुधार के लिए आकलन की जा रही है, यानी ये टीचर के द्वारा किया जा रहा होगा। और जो अधिगम के रूप में आकलन होता है वो स्व आकलन होता है, बच्चा खुद से करता है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, अधिगम का आकलन बोला जा रहा है। अधिगम का आकलन जो होता है वो हमारा जो समेटिव असेसमेंट होता है, जो हमारा सत्र के अंत में फाइनल परीक्षा हो रहा होता है, उसको कहते हैं। लेकिन उसमें अब सुधार की आवश्यकता नहीं होती, सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एक बार जब बच्चा फाइनल परीक्षा में सम्मिलित हो गया और फेल हो गया तो फिर से उसको दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना है। वहां पर जैसे कि आपका जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है, यानी जब एक चैप्टर पढ़ा दिया गया या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया, उसके बाद जो मूल्यांकन होता है उसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। वो मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चे को आ रही समस्याओं को जान करके उसमें सुधार किया जाए, वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। लेकिन अगर हम लोग योगात्मक मूल्यांकन की बात करें, जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो कि आपके सत्र के अंत में होता है, वो केवल आपका डिसीजन बताने के लिए कि आप पास हैं या फिर फेल हैं, उसमें अब सुधार की आवश्यकता, सुधार की गुंजाइश होगी ही नहीं। और अधिगम का जो आकलन होता है वो ये दिखाता है कि अधिगम हो चुका है और सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा हो रही होती है उसे ही अधिगम का आकलन कहते हैं। तो इसमें तो सुधार की गुंजाइश है ही नहीं, और प्रश्न में सुधार की बात की गई है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। शिक्षार्थियों का आकलन, तो ये भी उत्तर नहीं है, एक ही विकल्प बचा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या हुआ कि अभी अधिगम कंप्लीट नहीं हुआ है, अधिगम का प्रोसेस रनिंग में है, और इस दौरान सीखने के दौरान, सिखाने के दौरान बच्चों को आ रही समस्याओं को जानते हुए उसको सुधार करने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे ही एक तरीके से हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर रचनात्मक आकलन कहते हैं, और इसे सतत मूल्यांकन के तौर पर भी देखा जाता है, और इसी को अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किसके रूप में अनुमोदित किया गया? देखिए, मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि यह प्रश्न का उत्तर जो है रिवाइज्ड आंसर की में भी गलत दिया गया है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया था, आप उसको बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना गलत सीबीएसई बोर्ड के रिवाइज्ड आंसर की में भी है। देखिए, रिवाइज्ड आंसर की में इन्होंने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर 1 को त्रिभाषा सूत्र एक भाषा के रूप में। यहां पर प्रश्न शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में पूछा गया था, तो हमारा यह उत्तर किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। कैसे? ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हिंदी में त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। इसमें पहला लैंग्वेज बच्चे का कंफर्म है कि वो उसकी मदर टंग होगी। क्या होगी? मदर टंग होगी। ठीक है, पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मदर टंग होगी। सेकंड लैंग्वेज फिक्स है कि आंग्ल भाषा होगी, यानी इंग्लिश होगी। और थर्ड लैंग्वेज जिसकी बात की जाती है वो एक फॉरेन लैंग्वेज होगा, जो कि बच्चे को सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी स्टेज पर पढ़ाया जा रहा होगा। तो यहां पर 3 लैंग्वेज तो फिक्स है ना, कि इसमें शास्त्रीय लैंग्वेज कोई है ही नहीं। एक तो मदर टंग हो गया, एक इंग्लिश हो गया, एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया। इसमें कल्चरल लैंग्वेज कहां है? तो इसलिए ऑप्शन 1 सही नहीं हो सकता। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की में जारी किया गया था, यह विकल्प गलत है, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका एक्चुअल में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में शास्त्रीय भाषा नहीं है, लेकिन बच्चों को एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है कि अगर वो इच्छुक हैं और अगर वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो विद्यालय उसको पढ़ाएगा, एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर। यानी कि मैंडेटरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, जो इच्छुक होगा उसको पढ़ाया जाएगा और जो इच्छुक नहीं होगा उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है उसमें कंपलसरी है कि आपको वो लैंग्वेज पढ़ाया ही जाएगा। मदर टंग आपको पढ़ाया ही जाएगा, इंग्लिश आपको पढ़ाया ही जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़ाया ही जाएगा। लेकिन कल्चरल लैंग्वेज की बात की जाए तो ये बच्चों के रुचि के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाएगा, एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब बताया है रिवाइज्ड आंसर की में, लेकिन ये विकल्प गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो टोटल 22 भाषाएं दर्ज हैं। विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत जो शब्द आएंगे उसे ही उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है? जिसमें हम लोग शब्दों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि बोलना और लिखना जो है वो प्रोडक्टिव स्किल है। और इसके अंतर्गत बोलने के दौरान और लिखने के दौरान जो शब्दों को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसे ही उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। ठीक है, चलिए विकल्पों में देखते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं हैं। तो ये गलत हो गया। वे शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं, पढ़ने की बात की जा रही है, तो ये रिसेप्टिव स्किल है, ना कि प्रोडक्टिव स्किल। दूसरा देखिए, वे शब्द जिन्हें हम जब कोई उन्हें बोलता है और बोलती है तो पहचानते हैं, तो ये रिसेप्टिव स्किल है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, वे शब्द जिन्हें हम लिखने और वाचन यानी लिखने के दौरान और बोलने के दौरान प्रयोग करते हैं, तो इसे प्रोडक्टिव स्किल बोलेंगे। और प्रोडक्टिव स्किल के दौरान जिन शब्दों को प्रोड्यूस किया जाएगा उसे ही प्रोडक्टिव यानी उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।